हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस की ये डेडिकेटेड क्लास है जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। तो कल हमने कंप्लीट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ, कल हमने कंप्लीट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। थोड़ा रिकैप करा देते हैं हम हर क्लास के पहले ताकि आपको ठीक लगे। तो कल हमने कंप्लीट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका कोई भी वीडियो अगर छूट गया है पहले का, तो आप जाकर बेहिचक उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उससे आपको पूरा लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट रहता है वो तो आपको पता ही है, काफी मेहनत से बनाया गया कंटेंट है। और हम उम्मीद पूरा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। तो हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं अलग से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमें यही बात कहना चाहेंगे आपको कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक अभी चल रहा है हमारा। मतलब अगर बेसिक्स टू एडवांस की बात करें तो ये सब जो हमारा चल रहा है वो बेसिक चल रहा है। वो एनसीईआरटी क्या है, वो हर जगह आपको यही मिलेगा। वो आप चाहे एनसीईआरटी देखें, एससीईआरटी देखें, बीएसईबी का सिलेबस कुछ भी अगर आप देखते हैं तो बेसिक्स फंडामेंटल हर जगह पढ़ना है आपको। और हम आपको बता दें कि मिनिमम मिनिमम 8 to 10% क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से रहता ही रहता है। चाहे आप किस भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 80 क्वेश्चन इसमें पूछने वाला है तो 80 एडवांस पूछेगा। जी नहीं, उसमें बेसिक एकदम पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए बेहिचक बिना टेंशन के आप क्लास करते रहिए, ज्यादा कुछ सोचिए नहीं, क्योंकि हम कंटेंट वैसा ही बना रहे हैं जैसा रिलेटेड है किससे, एनसीईआरटी से। अगर एक दो टॉपिक तीन टॉपिक छूटता है तो वो हम लास्ट में कवर करा देंगे, उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। और ये तो खैर हमारा एमएस ऑफिस चल रहा है। ऑफिस का जो सेकंड पार्ट हमारा एक्सेल है, वर्ड के बाद क्या है, एक्सेल वाले पावर पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन कोर सब्जेक्ट है हमारा, वो जो चलेगा वो कंप्लीटली एनसीईआरटी डिपेंडेंट ही रहेगा। वो पूरा रहेगा एनसीईआरटी डिपेंडेंट, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का ही रहेगा और पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो आप बस अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को अच्छे से फॉलो करते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक एमएस एक्सेल को। कल तक तो हमने वर्ड देख लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एमएस एक्सेल को। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम एडवांस पढ़ने लगे, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछता है एडवांस क्वेश्चन भी, मेरा बात अब ध्यान से सुनिए, अगर एडवांस क्वेश्चन पूछता है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप कॉमन सेंस लगा के, हम स्पेशली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आप कॉमन सेंस लगाकर उस क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एडवांस पढ़ लिया, आपको बेसिक में कुछ नहीं आता है, तो आप कहीं के नहीं है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। ये आप लिख कर रख लीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको जैसे वर्ड किए थे कि डिफिनीशन से पहले समझा देंगे कि एक्सेल होता क्या है, फिर बताएंगे कि खुलता कैसे कैसे है, उसका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको बताएंगे, फिर कंपोनेंट्स बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे। क्योंकि इससे बाहर मतलब क्या है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो इतना ही से पूछेगा, वैसे मेनली फोकस करता है शॉर्टकट पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए अच्छे से। तो कहता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट which is used for numerical and statistical calculations, sharing and managing information for accounting purpose। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेल है, एक्सेल जो है सो सिंपली एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है ये हम इसके जस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट क्या होता है। तो अभी सिंपली हम आपको बता दें कि एक्सेल जो है सो एक स्प्रेडशीट होता है जिसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिक स्टैटिस्टिकल डेटा कैलकुलेशन के लिए। यानी कि जो फंक्शंस वाला जो कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, जो एफएक्स एफएन ये सब आप पढ़ते हैं वो वाला हो गया, या फिर आपका कोई ग्राफ टाइप का जो क्वेश्चंस हो गया, तो वो सब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इक्वेशंस वो सब जो होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। फिर इसमें हम लोग अकाउंटेंसी रिलेटेड भी अगर कुछ पर्पस है, अकाउंटेंसी रिलेटेड पर्पस बोले या फिर उसके रिलेटेड कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, वो भी इसके थ्रू होता है, क्योंकि पूरा डेटा एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है।
पूरा डेटा एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है और अकाउंटिंग पर्पस भी इसमें एक इंक्लूड होता है। ये देखें तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, मतलब कॉर्पोरेट फील्ड में किसी कंपनी में हैं आप, तो 99.99% चांस है कि आप एक्सेल को यूज करते ही होंगे। कुछ भी डेटा को शो करना है, कहीं भी कुछ करना है, तो आपको कुछ हो ना हो एक्सेल एकदम आप यूज करते ही होंगे। क्लियर ये पॉइंट? अब बात करते हैं कि द स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स, इंसर्टिंग पिक्चर्स, चार्ट, डेटा एनालिसिस etc। कहने का ये मतलब है कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल जो होता है वो क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। ये बात आपको हम यहां भी बता चुके हैं। तो ये एक तरह का क्या है कि स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही है एक्सेल। तो स्प्रेडशीट क्या करता है कि हमें प्रोवाइड करता है क्या क्या, क्रिएटिंग ग्राफ्स के लिए। यानी कि अगर आपको एक्सेल शीट में कोई ग्राफ की जरूरत है, आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीजों को बाय ग्राफ, थ्रू ग्राफ, तो उसके लिए आपको एक्सेल काम में लेना पड़ेगा। इंसर्टिंग पिक्चर्स, अगर आपको चाहते हैं कि किसी भी डेटा को आप थ्रू पिक्चर शो करें, थ्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करें, तो आप उसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप उसमें चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है, डेटा का कंपैरिजन करना है आपको शीट में, उसके लिए आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ वगैरह होता है वो यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, अगर डेटा का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, ये सब चीज के लिए भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये जो बेसिक्स बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अब बात करते हैं अदर सॉफ्टवेयर्स जो कि एक्सेल के जैसा ही है और उसका नेचर एक्सेल जैसा है, जो कि काम भी कुछ ऐसा ही करता है, जिसमें आता है आपको क्या, नंबर्स। हो सकता है कि आप बहुत लोग इसमें नहीं सुने होंगे। जो नंबर्स है वो किसका है, वो एप्पल का है। जैसे एक्सेल किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक उसी तरह जो नंबर्स है वो एप्पल का है, जो एप्पल कंपनी है ना, उसी का है। और ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आपका एक्सेल काम करता है, ठीक उसी तरह ये नंबर्स भी काम करता है, जो कि आईफोन, आईपैड, मैक, ये सब के लिए आता है। और ये तो स्पेशली विंडोज का ये चलता तो हर जगह है। एक्सेल आप चाहे तो मैक में भी चला सकते हैं, लेकिन एप्पल का अपना प्रॉपर्टी है किसका, नंबर्स का। आई होप ये पूरा बेसिक्स इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो फिर आगे आते हैं इसके मेथड्स पे, जिसमें हम बात करेंगे कि ये इसको खोलें कैसे। आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपको ये खोलना है, तो आपको कैसे खोलना होगा। तो पहला मेथड है थ्रू रन, मतलब रन के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। रन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली विंडोज प्लस आर की प्रेस करना है। यहां पे लिख देते हैं प्रेस विंडोज प्लस आर। अगर आप विंडोज प्लस आर की प्रेस करेंगे तो एक रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है सिंपली एक्सेल, EXCEL। एक्सेल लिख के आपको ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो जो भी वर्जन आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल्ड है, उसी वर्जन का एक्सेल खुल जाएगा, उसी वर्जन का एक्सेल खुल जाएगा। तो ये बात हो गई आपका रन के थ्रू। अब रन तो ये तो शॉर्टकट की है कि विंडोज प्लस आर प्रेस कर दिए। आपके पास ज्यादा टाइम है, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर खोलना चाहते हैं, तो आप सिंपली स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में आप सिंपली प्रेस करेंगे RUN, यानी कि कीबोर्ड से RUN प्रेस करना है आपको, कीज। वहां पे सबसे ऊपर में बेस्ट मैचेस में आ जाएगा, क्योंकि आई होप कि आप कम से कम विंडोज 10 तो यूज कर रहे होंगे, 10 या 11 यूज कर रहे होंगे। तो वहां पे RUN जैसे ही आप लिखेंगे, ऊपर में बेस्ट मैचेस में आ जाएगा रन। उस पर आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे, और जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगेन आपको उसमें एक्सेल लिख देना है, ओके क्लिक करना है, और वो खुल जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? दूसरा थ्रू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट के थ्रू आपको खोलना है। ये स्टार्ट के थ्रू खोलना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, स्टार्ट का जो बॉक्स है वो खुल जाएगा। उसमें आप लिखेंगे एक्सेल, EXCEL। मैक्सिमम केस में एक्सेल से आ जाएगा, लेकिन अगर 1% केस आपका लक साथ नहीं दे रहा है, सही रिजल्ट नहीं दिखा रहा है विंडोज, तो उस केस में आप पूरा लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ही लिखेंगे, ऊपर में आ जाएगा बेस्ट मैचेस में, और उस पर आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे और एक्सेल खुल जाएगा, जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है वो। ये बात हो गई स्टार्ट की। तीसरा बात करते हैं डबल क्लिक की। डबल क्लिक कहने का मतलब है कि एक्सेल का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे उसके अब फिर आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी के हिसाब से कितना देर में खुलता है, लेकिन खुल जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप खोल सकते हैं MS एक्सेल को। ठीक इसी तरह अगर आपको याद होगा तो मैंने वर्ड का भी बताया था कि यहाँ पे क्या लिखना था, विन वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा।
एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। क्लियर ये पॉइंट मेथड्स। अब हम आएंगे कुछ बेसिक टर्म्स पे जो कि रिलेट करता है किससे, स्प्रेडशीट से। जैसे यहां तो आपने पढ़ लिया कि एक्सेल क्या है, एक तरह का स्प्रेडशीट है जिसको अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। यहां तो आपने क्लियर है, यहां तक पढ़ लिया, लेकिन अब स्प्रेडशीट होता क्या है, क्योंकि बेसिक टर्म्स बताना जरूरी है। अगर बेसिक टर्म्स आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बातों को समझिए, आप क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। इसीलिए हम पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो हाई लेवल क्वेश्चन सोल्व करने में भी। ये हमको बेसिक का पढ़ा, लेकिन जब एमसीक्यूज कराएंगे इसी का, जब एमएस ऑफिस का आपको एमसीक्यूज कराएंगे तो अच्छे अच्छे लेवल से क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आप इजिली बना लेंगे सिर्फ टर्म को पकड़ के। हम आपको ऑलरेडी समझाते भी हैं कि आपको सिर्फ टर्म पकड़ना है, टर्म को पकड़ के आपका बेसिक्स क्लियर है तो उससे आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब किसका, स्प्रेडशीट का। तो ये होता क्या है, तो इट इज अ टूल इन व्हिच सेट ऑफ नंबर्स आर इंटर्ड, कैलकुलेटेड, मैनिपुलेटेड एंड एनालाइज्ड। यानी कि ये जो है आपका, जब आप एक्सेल खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉलम। यही होता है ना, यही होता है। तो ये आपका, इसमें आप क्या करेंगे, किसी नंबर को आप इंटर करेंगे, किसी नंबर को आप इंटर करेंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा देंगे उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि गलती से आप किसी और चीज को डालना है, आपको इंटर कुछ और करना है, इंटर कुछ और कर दिए तो उसको फिर बदल भी डेटा को कर सकते हैं। एंड एनालाइज, जो आप लिखे हैं पूरा ओवरव्यू उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सिंपली ये आपका क्या है, स्प्रेडशीट है। इसको और देसी भाषा में समझना है तो आप सिंपली समझिए कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। ये दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट इज अ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम इन व्हिच सेट ऑफ नंबर्स आर इंटर्ड, कैलकुलेटेड, मैनिपुलेटेड एंड एनालाइज्ड। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, स्प्रेडशीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि वर्कशीट, स्प्रेडशीट ये सब क्या होता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई स्प्रेडशीट की। अब बात करते हैं सेल की, कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम। हर एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, सेल। तो ये हर एक क्या है, सेल है। यहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन यहां हुआ, यहां भी हुआ, तो ये सब एक एक क्या है, ये सब सेल है, इंडिविजुअल सेल है। क्लियर है ये पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि इट कैन होल्ड नंबर्स, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट इत्यादि। अब इसमें आप जो चाहे डेटा वो इंटर कर सकते हैं, वो चाहे नंबर के फॉर्म में हो तो इंटर कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला आप इंसर्ट कर लेंगे जाकर उस ऑप्शन से, वो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर टेक्स्ट, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ टाइप करना है तो आप कीबोर्ड से टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। ये सब चीजें एक सेल होल्ड कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला टर्म है आपका वर्कशीट। अगला टर्म है वर्कशीट, जिसको सीट भी बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सिंगल पेज डेटा फाइल, जो वर्कशीट आपका होता है, एकदम एक लाइन में लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ जाए। सिंगल पेज डेटा फाइल कहने का मतलब है कि जो आपका एक पेज, जो आप करेंटली जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो तो आपको नीचे दिख जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। जो आपका ये जैसे आपका सीट हो गया जिसपे यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इसका जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा सीट 1, सीट 2, सीट 3। याद आ गया ना। तो ये जो लिखा हुआ रहता है ये क्या रहता है आपका, यही इसी को बोलते हैं आपका वर्कशीट। जो आप जिसपे आप काम कर रहे हैं वो पूरा हाईलाइटेड रहेगा, बाकी आपको हाईलाइटेड नहीं रहेगा। तो वही जो सीट होता है ना, उसी को या तो सीट बोलते हैं, नहीं तो वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। सिंपली क्या है, सिंगल पेज डेटा फाइल है। और एग्जांपल में तो बता ही दिए, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जैसे जैसे आगे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट, उसी को बोलते हैं। अब बात आता है स्प्रेड शीट का, क्योंकि ये तीनों टर्म ऐसा है ना कि अगर पूछ दे एग्जाम में तो अच्छा अच्छा कंफ्यूज हो जाता है। तो वर्कशीट क्या होता है कि इट इज अ होल प्रोग्राम वेयर वर्कशीट इज क्रिएटेड। अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है। क्यों, क्योंकि स्प्रेडशीट ही वो प्रोग्राम है जिसमें वर्कशीट को क्रिएट किया जाता है।
स्प्रेडशीट के अंदर वर्कशीट को क्रिएट किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसीलिए एक्सेल क्या है? इसीलिए एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं वर्क बुक की। तो वर्क बुक क्या है? बंडल ऑफ वर्कशीट। अगर आपका वही सिंगल है तो सीट 1 सीट 2, अगर इंडिविजुअल है तो क्या है? वो वर्कशीट है। अगर उसी को कंबाइन कर दिया जाए, बंडल कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्क बुक। और इसमें क्या कंडीशन है कि मोर देन 1 वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट से ज्यादा होगा तभी ना वर्कबुक होगा। आप सिंगल को तो नहीं बोलेंगे, सिंगल को तो वर्कशीट ही बोलेंगे। अगर वही एक से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका वर्क बुक हो जाएगा। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अगला टर्म की बात करते हैं जो कि है रो। रो किसको बोलते हैं? जो वर्टिकली रहता है उसी को बोलते हैं ना। तो वर्टिकली में क्या रहता है लिखा हुआ? 1 2 3 4 ऐसे रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबरिंग। तो ये आपको क्या होता है? वो रो होता है। और कॉलम क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब A B C D E, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब हो गया आपका कॉलम। हम इसमें डिफिनीशन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो फिर आप हो सकता है उसको रटने लगेंगे। लेकिन हमारा प्राइमरी एम क्या है? उसको समझना है, एक एक टर्म को अच्छे से समझना है। इसलिए हम आपको डायग्राम बना बनाकर बता रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव सेल की। जैसे एक्टिव सेल की बात करें तो ये आपका सीट हो गया। ठीक है, ये आपका सीट हो गया। अब आप जिस सेल में काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कि आप यहां पे काम कर रहे हैं, जैसे लिख देते हैं ये है 1 2 3 4 ABCDE है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये C3, ये कौन सा सेल है? C3। ये हाईलाइटेड है आपका, तो यही इसी को क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। यानी कि जो हाईलाइटेड सेल है जिसमें काम हो रहा है वो आपका एक्टिव सेल है। सिंपल सी बात है, वैसा सेल जो एक्टिव है यानी कि उसमें काम हो रहा है, टर्म पकड़ना है। अगला क्या है? सेल पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना आउटलाइन, यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं जो पूरा हाईलाइटेड है, तो उसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को, सेल को नहीं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हाईलाइट है ना उसी को क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर। यानी कि सेल पे पॉइंट किया जा रहा है, उस सेल पे फोकस किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सेल पॉइंटर। क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं सेल एड्रेस की। मतलब बताना है एड्रेस, यानी कि सिंपली क्या बोले? सेल का आपको एड्रेस बताना है कि कहां कहां सेल है, कहां है ये। तो जैसे इसी की बात करें तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? C3। यानी कि इसकी बात करें तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? C3। ये इसका क्या हो जाएगा? पता, एड्रेस। आई होप कि ये 8 टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हम फिर कहेंगे, आप टर्म पकड़िए। कुछ भारी नहीं है, कुछ डिफिकल्ट, कुछ टफ कुछ नहीं है। बस आपको टर्म पकड़ने आना चाहिए। सेल का एड्रेस बताना है, सेल कहां पे पॉइंट हो रहा है ये बताना है, कौन सा सेल एक्टिव है ये बताना है। क्या अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स पे। जैसे हमने MS वर्ड का कंपोनेंट पढ़ा था, ठीक उसी तरह हम अब एक्सेल का कंपोनेंट पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। जिसमें पहला क्या है आपका? टाइटल बार। अब नाम से पकड़ना है, वो ऐसा बार रहेगा यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ रहेगा। बार मतलब यहाँ पे ऊपर के एड्रेस की बात हो रही है, आप कुछ गलत बार नहीं समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि टाइटल बार, यानी कि टाइटल वहां पे लिखा होगा। सिंपल इज दैट। क्या है? सोर्स द नेम ऑफ एप्लीकेशन या फाइल। मतलब जहां पे टाइटल बार होगा वहां पे टाइटल रहेगा। तो टाइटल में क्या होता है? नाम, कोई नाम से दिखा रहेगा। तो सोर्स द नेम ऑफ एप्लीकेशन और फाइल। सिंपल इज दैट। और इसको ठेठ भाषा में जानना है तो सबसे ऊपर रहता है ये। अब उसको जानना है कि रहता ये कहाँ है, तो सबसे ऊपर रहता है, वही आपका टाइटल बार हो गया। अब इससे और ठेठ क्या हो सकता है? अगला है कि इसका एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन क्या होता है इसका? तो एक्सटेंशन होता है .xls या फिर .xlsx। ये इसका एक्सटेंशन है। जब आप कोई भी फाइल सेव करेंगे, सेव करना हम आगे बताएंगे आपको, तो कोई भी फाइल एक्सेल का अगर आप सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xls या फिर .xlsx। जिस तरह MS वर्ड में क्या होता है? .doc ही होता है ना। तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन किसका? एक्सेल का। अब आपको एग्जांपल बता दिए कि कैसा लिखा हुआ रहेगा टाइटल बार में। तो टाइटल बार में लिखा रहेगा, अगर आप नया क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट न्यू पे गए, आप वहां पे आपका पूरा खुल गया एक्सेल शीट, यानी पूरा स्प्रेडशीट आपका खुल गया। उसमें क्या लिखा रहेगा? सबसे ऊपर में book1.xls यही लिखा रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा।
या फिर हो सकता है कि बुक 2 डॉट, अगर दूसरा क्रिएट कर रहे हैं तो बुक 2 हो जाएगा, तो नाम तो खैर वेरी करता है बुक 1 2 3 4, और या फिर क्या हो जाएगा एक्सटेंशन XLSX, ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल बटन के बारे में। 3 कंट्रोल बटन होते हैं टाइटल बार में, ये आपको हम MS वर्ड में भी बताए थे, ये बात हम आपको MS वर्ड में भी बताए थे कि इसमें 3 कंट्रोल होते हैं। क्या क्या? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर और क्लोज। मिनिमाइज क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा कि पूरे जो एक्टिव प्रोग्राम है आपका, मतलब एक्सेल खुला हुआ है, आप उससे माइनस पे क्लिक करेंगे, ऐसा ही होता है ना, माइनस, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि वो बैकग्राउंड में है, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में एक्टिव है लेकिन आपको करंटली दिख नहीं रहा है, ये हो गया मिनिमाइज का केस। दूसरा मैक्सिमाइज, अब उसी पे नीचे में जाकर टास्क बार में उस पर क्लिक कर दिए तो वो मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करते हैं तो या तो वो अपने ओरिजिनल मैक्सिमम साइज में एडजस्ट हो जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज या फिर ओरिजिनल मैक्सिमम साइज में वो एडजस्ट हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट था, जिसपे आपने इस पे क्लिक करके बड़ा या छोटा किया है, वही क्या है? मैक्सिमाइज, यानी बड़ा करना। मिनिमाइज मतलब छोटा करना, मैक्सिमाइज बड़ा करना। यहां भी आपको टर्म पकड़ना है, रीस्टोर यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में लाना। क्लियर है पॉइंट। क्लोज मतलब बंद करना, इस पे क्लिक करिए आपका प्रोग्राम बंद हो गया। सिंपली आप लाल वाले पे क्लिक किए, क्योंकि क्लोज के सामने तो लाल क्रॉस रहेगा और लाल रहेगा, क्लिक किए प्रोग्राम बंद, बात खत्म। ये बात हो गई किसकी? टाइटल बार की। अब बात करते हैं रिबन का। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कंपोनेंट आपको हम बताने वाले हैं ये सब आप वर्ड में पढ़े हुए हैं, अगर आपने पिछला वीडियो को देखा है तो। इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो एक भी मिस मत करिए, समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। कंसिस्ट्स ऑफ पैनल ऑफ कमांड्स इन सेट ऑफ टैब्स। कहने का ये मतलब है, ये ठीक है डेफिनेशन हो गया, अब आपको इसको एकदम ठेठ भाषा में समझना है। ये आपका आइकन रहता है ऊपर में, उसके नीचे क्या रहेगा? होम, इंसर्ट, ये सब टैब रहेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ना इन सेट ऑफ टैब्स। तो सेट ऑफ टैब्स में अगर आप होम पे क्लिक किए हुए हैं तो उसके जस्ट नीचे क्लिपबोर्ड आएगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है ना, ये आइकन से लेकर और क्लिपबोर्ड तक का जो एरिया है उसी को रिबन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रिबन बोलते हैं, एकदम ठेठ भाषा में। आइकन से लेके क्लिपबोर्ड तक का जो एरिया है वो रिबन है। इंग्लिश पढ़ना है। कंसिस्ट्स ऑफ पैनल ऑफ कमांड्स, अलग अलग कमांड्स का एक पैनल होता है, अलग अलग कमांड्स का पैनल होता है, वो भी किसमें? इन सेट ऑफ टैब्स। टैब्स अलग अलग होंगे, उसी के पूरा जो एरिया कवर करेगा वो क्या है? यहां से लेके यहां तक का रिबन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला कंपोनेंट है टैब। जो अगला कंपोनेंट है उसका क्या नाम है? टैब। एंड आई होप कि आप MS वर्ड में पढ़े हैं। तो इसके बारे में यह है कि प्रेजेंट इन रिबन, जैसा कि आपको पता है कि लोगो से लेके क्लिपबोर्ड जो भी पूरा एरिया है वो रिबन होता है। तो टैब्स जो होते हैं, होम, इंसर्ट, ये सब वो उसी लाइन में आते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इन रिबन। इट कंटेन्स बटन रिक्वायर्ड टू एडिट कैरेक्टर टेक्स्ट लेआउट। सिंपली इसका ये मतलब है कि टैब्स के अंदर जो अलग अलग टैब्स हैं, मतलब सब टैब्स जिसको बोलते हैं, तो टैब्स के अंदर जो जो अलग अलग टैब्स हैं उसका काम ये है कि आपके कैरेक्टर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, आपको लेआउट हो गए, उसको एडिट करना। सिंपली जो टेक्स्ट लेआउट जो होते हैं कैरेक्टर्स के, उसको क्या करना है? एडिट करना है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? एडिट कैरेक्टर्स टेक्स्ट एंड लेआउट। अब इसमें क्या है कि 7 तरह के टैब्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि टैब्स में भी टैब्स हैं, सब टैब्स जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें कितने सब टैब्स हैं? 7 अलग अलग तरह के टैब्स हैं इसमें, जिसको सब टैब्स बोलते हैं। जिसमें पहला क्या है? होम टैब, सेम एज MS वर्ड। इट कंटेन्स क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, ये सब ऑप्शंस इसमें होते हैं। मतलब अगर आपको सीट में इन सब से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है, यानी कि क्लिपबोर्ड में अगर कुछ भी है उसके हिसाब से जो ऑप्शंस है उसमें चेंजेस करने हैं, आपको फॉन्ट चेंज करना है, नहीं ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, वो चेंज करते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है? ये ऑलरेडी हम MS वर्ड में पढ़ाए हैं कि जो डिस्टेंस होता है, वो चाहे लेफ्ट मार्जिन के हो, राइट मार्जिन का हो, वो सब जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। क्लियर है?
तो अलाइनमेंट हो गया। फिर नंबर में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, स्टाइल में चेंजेस करने हैं, सेल में चेंजेस करने हैं, तो ये सब आपका एडिटिंग कहां से होगा? चेंजेस मतलब क्या है, यहाँ पे एडिटिंग की बात हो रही है, तो ये सब एडिटिंग कहां होगा? आपका होम टैब में होगा। क्लियर है पॉइंट? आई होप ये सब टर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या है कि किसी भी चीज को इंसर्ट करना, लाना वहां पे, या कि सीट है जो आपका एक्टिव सीट है जिसमें आप काम कर रहे हो, वहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लाना, दैट मींस इंसर्ट। तो नाम से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट की बात हो रही है। इंसर्ट टैब में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसर्ट होगा उस सीट में। आपको अगेन हम बता रहे हैं टर्म पकड़ना है, टर्म पकड़ा गया, बात खत्म। इट कंटेन्स टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट, स्प्रिंकलेस, फिल्टर लिंक्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ये सब सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सब होते हैं आपको इंसर्ट टैब में। जहां पे आपको अगर टेबल को इंसर्ट करना है, आपके सीट को टेबल की जरूरत है, तो इस केस में आप टेबल इंसर्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब हो जाएगा आपको इसमें कोई पिक्चर्स इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, कुछ शेप्स हो गया, जैसे शेप में क्या हो जाए कि आपको ये ओवल शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ये सब आपको इंसर्शन करना है सबका। चार्ट का करना है कंपैरिजन के लिए, आपको फिल्टर लिंक्स, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी इस तरह से इंसर्ट करना है, तो आपको किस टैब में जाना है? इंसर्ट टैब में जाना है। इसमें ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एकदम हम आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। ठीक है ना? अगला क्या है? पेज लेआउट, यानी कि जो पेज है आपका उसका लेआउट कैसा दिख रहा है, मतलब बाहर से समझे कि आउटलुक उसका कैसा है। तो बस इसमें बात हो रही है कि पेज को लेआउट, पेज को जो लेआउट होता है पेज का, वो कैसा दिख रहा है उसकी बात हो रही है, यानी कि और उसको कैसा दिखना चाहिए, कितना इनहेंस करना चाहिए, उसकी बात हो रही थी। इट कंटेन्स थीम्स, उसमें थीम्स चेंज कर देंगे तो सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। पेज सेटअप हो गया, उसमें से कुछ अगर नंबरिंग वगैरह आपको चेंज करना है, उसमें से कि हाँ ये पेज को आगे करना है, वो पेज को पीछे करना है, वो हो गया। स्केल टू फिट, आपको कैसा डायमेंशन में उसका आयाम आपको कैसा रखना है, ये बात हो गई। सीट ऑप्शंस, और उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं उसके रिलेटेड, वो मिल जाएंगे। अरेंज, अगर आपको अरेंज करना है, किस तरह से आपको अरेंजमेंट चाहिए, वो हो गया। तो ये सब किस में आ जाएगा? पेज लेआउट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अरेंज और यहाँ पे अलाइनमेंट है, दोनों दो चीज है। यहाँ पे जो अरेंज है इसका मतलब क्या कि पेज को अरेंजमेंट करना उसका, यानी कि रैंडमली अगर इधर उधर हो गया, 2 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया, उसको सिंपली अरेंज करना। लेकिन अलाइनमेंट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट की बात हो, अलाइनमेंट में अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट क्लियर करना है, पिछला वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या है कि अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट की बात हो रही है तो लेफ्ट से आपको पूरा डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और राइट में उस पर डिपेंड नहीं करता कैसा है। अगर लेफ्ट की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, तो राइट से जो राइट मार्जिन है वहां वो लाइन आपकी बराबर होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट में कोई मतलब नहीं है, फिर सेंटर है, फिर जस्टिफाई है, ये सब हम बता चुके हैं किसका? अलाइनमेंट का। पिछला वीडियो देख लीजिए, अगर आपको नहीं देखना है तो फिर अगला वीडियो कल का देखिएगा। ठीक है, अगला है फॉर्मूला टैब। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किस चीज की इंसर्शन की बात हो रही है? फॉर्मूला की, यानी कि फॉर्मूला टैब के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स फंक्शन लाइब्रेरी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शंस वाले, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, यानी कि वहां पे फंक्शन आप इंसर्ट करके फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डिफाइंड नेम्स, अलग अलग नाम जो डिफाइंड होते हैं उसके लिए। ऑडिटिंग फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन, बस सिंपली समझिए कि ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है? फॉर्मूला पे बेस्ड है, नथिंग एल्स। ठीक है, पांचवा है आपका डेटा टैब। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां से कुछ ना कुछ डेटा से रिलेटेड ही बात होगा, ये तो क्लियर है नाम से। कहने का मतलब है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ गेट एक्सटर्नल डेटा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। कनेक्शंस का मिल जाएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर का मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी डेटा है उसको किसी आधार पे सॉर्ट करना है, किसी बेसिस पे उसको छांटना है, फिल्टर करना है। ये फिल्टर लगा दें कि हमको सिर्फ इसी तरह का दिखना चाहिए, तो ये सब ऑप्शन वो कहाँ मिल जाएगा? डेटा टैब में, जहां पे डेटा टूल्स और आउटलाइन वगैरह ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। क्लियर है डेटा टैब? अब बात आते हैं रिव्यू टैब की। नाम से क्लियर होना चाहिए, रिव्यू टैब, यानी कि जो सीट आपका बन चुका है उसको रिव्यू करना है। जैसे होता है ना कि हाँ कोई सीनियर है, जूनियर कोई काम कर दिया, तो लाओ हम तुम्हारे काम को रिव्यू करते हैं कि तुम कैसा किया है, होता है ऐसा। तो यही बात क्या हो रही है कि अगर आप पूरा सीट प्रिपेयर कर दिया, अब उसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपको ये सब ऑप्शन काम देगा। कौन कौन सा? इट कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग लैंग्वेज, कमेंट्स एंड चेंजेस, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कमेंट डालने हैं, और आपका लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ करना है। तो ये सब के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? रिव्यू टैब में, जहां पे ये सब ऑप्शन आपका प्रेजेंट रहेगा।
अगला है व्यू टैब, आप पूरा सीट रिव्यू होकर सब कुछ तैयार हो गया एकदम, मतलब देख रहे हैं जो टैब्स का आपका ऑप्शन दिख रहा है ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, पूरा असेंडिंग में है, मतलब जैसे जैसे आपको फंक्शंस करने उस हिसाब से आपका जो ऑप्शंस है वो अरेंजमेंट किया हुआ है उसका। अगला है व्यू टैब, यानी कि रिव्यू के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली पूरा सब कुछ हो गया तब एक बार उसको व्यू कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। इट कंसिस्ट वर्कबुक, उसमें वर्कबुक होता है ऑप्शन में। व्यूज, किस तरह का आपका व्यू चाहिए, ठीक है ना, ओरिएंटेशन एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको, आउटलुक ओरिएंटेशन वो हो जाएगा। सो जूम, आपको कितना जूम पे उसको रखना है सीट को, वो दिख जाएगा। अगला आपका विंडो, फिर मैक्रोस, तो ये सब जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपको कहां दिख जाएंगे, व्यू टैब में दिख जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए स्पार्क लाइंस कहां पे रहता है, किस टैब में रहता है। अब आप ये पढ़े ही नहीं है कंपोनेंट, तो कैसे बता देंगे कि किस टैब में रहता है। अगर वो सिंपल भी क्वेश्चन पूछना चाहे ना बीपीएससी, तो आपको ये सिंपल चीज में भी फंसा देगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक एक चीज को पढ़िए, टर्म को समझिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो कंपोनेंट है, अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, स्टेटस बार। बात हो रही है स्टेटस बार की, जो क्या करता है, डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट करेंटली एक्टिव वर्कशीट। जो एक्टिव वर्कशीट है, जिस सीट पे भी काम हो रहा है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपका वर्कशीट है, तो मान लीजिए कि सीट 1 पे आप काम कर रहे हैं, तो सीट 1 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, ये आपको दिखाएगा। और स्टेटस बार कहाँ होता है, जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो वर्कशीट होता है ना, जो यहाँ पे मेंशन रहता है उसके जस्ट नीचे में होता है, जहाँ पे लिखा रहेगा कि जो भी इसका इंफॉर्मेशन है वो लिखा है, जैसे पेज नंबर, आप किस नंबर पेज पे काम कर रहे हैं वो लिखा रहेगा। उसका जूम स्लाइडर, यानी कि राइट में देखेंगे तो आप जूम स्लाइडर रहेगा कि कितना जूम पे आप एडजस्ट करना उसको चाहते हैं पेज को, यानी कि प्लस करेंगे तो पूरा जूम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, स्टेटस बार की। सिमिलर ये वर्ड जैसा ही है, सिमिलर ये एमएस वर्ड जैसा ही है, वहां पे शो करेगा पेज नंबर इतना ऑफ इतना, या भी शो करेगा पेज नंबर इतना ऑफ इतना। जूम स्लाइडर वहां भी है, जूम स्लाइडर यहाँ भी है, आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर्मूला बार की। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, फॉर्मूला टैब, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बार। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला टैब है वो फॉर्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन ये सब के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला बार है, इट इज यूज टू एंटर एंड एडिट वर्कशीट डेटा। जो वर्कशीट में जो डेटा है उसमें कुछ एंट्री करना है, कुछ एडिट करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वर्कशीट डेटा में कुछ एंट्री करना है, कुछ उसमें एडिशन करना है, तो उसके लिए एडिशन, एडिशन नहीं, एडिशन मतलब एडिटिंग, उसमें अगर कुछ करना है ऐसा, तब आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला बार। और इसमें दो होता है अलग अलग, एक होता है नेम बॉक्स, एक होता है फंक्शन। नेम बॉक्स क्या करेगा कि डिस्प्लेज रॉ एंड कॉलम लोकेशन ऑफ एक्टिव सेल। जो भी एक्टिव सेल है आपका, मान लीजिए कि आपका C3 एक्टिव है, तो वहां पे आप देखेंगे ना ऊपर में लेफ्ट साइड में, जब क्लिप बोर्ड के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आता है वहां पे एक बॉक्स बना रहेगा, और वहां पे लिखा हुआ रहेगा C3। मान लीजिए कि E5 में काम करे तो वहां पे E5 लिखा रहता है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, उसी को नेम बॉक्स बोलते हैं, उसी को नेम बॉक्स बोलते हैं जहां पर ये डिस्प्ले होता है। क्लियर है ये पॉइंट। अगला बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या है कि प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय स्पेसिफिक वैल्यूज नोन एज आर्गुमेंट। जो आपका फंक्शन है ये क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि अगर आप सम बोल देंगे तो वो जोड़ देगा, एवरेज बोलेंगे आपको एवरेज निकाल कर दे देगा, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन बाय स्पेसिफिक वैल्यूज। यहाँ पे अगर वैल्यू डालते हैं, अगर आप उसको वैल्यू देते हैं या वैल्यू डालते हैं वहां पे, तो आपको वो बता देगा, यानी कि जो कैलकुलेशन वो करके दे देगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए सम का, एवरेज का, और भी होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है, मीन होता है, ये भी होता है। तो ये क्या करेगा कि आपको रिजल्ट दे देगा जो आप उसमें इंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा चीज आप इंटर कर देंगे उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं दे पाएगा। उसको जो चीज पता है, यानी कि जो उसमें वैल्यू फीड कराया हुआ है और वो आप उसको कमांड दे रहे हैं, तब जाकर वो आपको रिजल्ट प्रॉपर देगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। जो परफॉर्म करता है ये कैलकुलेशन कुछ वैल्यू के साथ, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। आप लिखा देखते होंगे, ये नेम बॉक्स उसके जस्ट बगल में आपका रहता है आर्गुमेंट लिखा हुआ, है ना।
यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा रहता है, कल इसको हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, आप घबराइए नहीं। जिसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल में, सम A1 रेशियो A5, मतलब क्या है कि A1 से लेके A5 तक का जितने भी आपके सेल्स हैं, वो सेल में जितने भी वैल्यूज डाले गए हैं वो सारे को ये जोड़ देगा। आई रिपीट, A1 रेशियो A5 का ये मतलब है कि A1 से लेकर A5 तक जितने भी सेल में जो जो वैल्यू डाला हुआ है उन सारे वैल्यूज को ये जोड़ देगा अगर आप सम उसमें करते हैं तो। क्लियर ये पॉइंट। अगला है एवरेज, A1 रेशियो A5, वही मतलब हो गया सेम। A1 से लेके A5 तक सेल जो भी है, A1 A2 A3 A4 A5, जो जो इसमें डेटा एंटर किया हुआ है उस डेटा का ये एवरेज आपको निकाल कर दे देगा अगर आप एवरेज का यूज करते हैं तो। इसको और भी डिटेल्स, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आता है, इसका और भी डिटेल्स कल पढ़ेंगे। वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो अगर सब कुछ बताने लगे, इसमें शॉर्टकट भी है, चार्ट्स भी है, तो ये बहुत लंबा चल जाएगा, 1 घंटा पार चल जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा देखने में पूरा वीडियो, फिर बर्डन आ जाएगा आप पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, टाइम बहुत है हमारे पास, तो हम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में 3-4 घंटा का वीडियो बना दिए और फिर 2 दिन हम सो गए, नहीं, डेली डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, डेली डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपको एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये हो गया आपका पूरा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आज हम बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा से आप उसको पढ़ लिए होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपकमिंग डेज में आने वाले हैं। जब कोर में जाएंगे तो बहुत एक उम्दा लेवल के कंटेंट्स रहेंगे, एक अलग लेवल का ही रहेगा क्वेश्चंस, जब MC को कराएंगे उस समय और जब कंसेप्ट पढ़ेंगे उस समय। तो फिर मिलते हैं कल, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।